अब इस तीसरे भाग में हम लेखिका की निराला भाई जी को लेकर शेष स्मृतियों को जानते हैं। दूसरे वीडियो में 3 स्मृतियां देखी थी, एक सावनी पूर्णिमा की, दूसरी औडरदानी व्यक्तित्व की और तीसरी आतिथ्य भाव की। अब इस चौथी स्मृति है उनकी सुमित्रानंदन पंत जी को लेकर। देखिए, पहले पैराग्राफ पढ़ती हूं मैं, और मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूं वैसे वैसे आप अपने किताब में कुछ चिन्ह बनाकर रखिए, क्योंकि ऐसे ही परिच्छेदों पर आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न आएंगे। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनकी स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे कि मैं उनसे ये समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसी चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है। वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। यहाँ तक के पैराग्राफ पर आधारित विश्लेषण देखिए। अब मैथिली शरण गुप्त जी के बाद सुमित्रानंदन पंत जी की बीमारी और व्यथित निराला जी की स्मृति के बारे में लेखिका यहाँ वर्णन कर रही है। लेखिका को उनकी व्यथा की सघनता जानने का अवसर मिला हुआ है। सुमित्रानंदन पंत जी दिल्ली में टाइफाइड के ज्वर से, बुखार से पीड़ित थे और समाचार पत्र में उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छपी। लेकिन इस खबर को सच मानकर निराला जी बहुत दुखी हुए और इसे सुनकर वे अपनी तर्क की शक्ति ही खो बैठे। लेखिका के पास चले गए, लड़खड़ाते सोफे पर बैठ गए और रोने लगे। लेखिका ने उन्हें सांत्वना दी और ये भी समझाया कि सचमुच सच्ची खबर जानने के लिए उन्होंने तार भेजा है, लेकिन तार का उत्तर जानने के लिए रात भर निराला जी पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। अब आगे देखिए, तो ये सुमित्रानंदन पंत जी को लेकर लेखिका ने ये स्मृति बताई। अब यहाँ पर भी सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में मैंने और ज़्यादा परिचय आप लोगों के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर आप सुमित्रानंदन पंत जी का चित्र देख रहे हैं। हाँ, ये सुमित्रानंदन पंत जी 2015 में भारत सरकार ने पंत जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। तो ऐसे सुमित्रानंदन पंत जी की
जानकारी ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लेखिका ने सुमित्रानंदन पंत जी की बात की है, तो ये कौन है बाबा? इतने निराला भाई दुखी क्यों हुए थे इनकी मृत्यु की झूठी खबर सुनकर? तो इस बात का बताने के लिए मैं यहाँ स्पष्ट कर रही हूँ। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 आधार स्तंभों में से एक है। 4 आधार स्तंभ मैंने आप लोगों को बता दिए थे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इस प्रकार ये 4 जने रहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। वैसे ये और रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कौसानी बागेश्वर में हुआ था 20 मई 1900 को। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी, ओढ़े गगन से, उतरती संध्या, ये सब तो सहज रूप से काव्य का उपादान बने। निसर्ग के उपादानों का प्रतीक व बिंब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेषता रही। उनका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था। गौर वर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव उन्हें सभी से अलग मुखरित करता था। तो इस प्रकार यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी की स्मृति हमें दिखाई देती है। अब आगे देखिए, पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते हैं, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहे? उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे? यह कहना कठिन है। अर्थात यहाँ तक देखिए किस बात का वर्णन करती है लेखिका, तो अपरिग्रही वृत्ति वाले निराला जी। अपरिग्रही मतलब निस्वार्थ भाव से अब जीवन व्यतीत करने वाले निराला जी। उन्हें पुरस्कार में मिले धन का उपयोग कभी स्वयं की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जो पुरस्कार के रूप में उन्हें धन राशि मिलती थी, उसके लिए वे क्या कहते रहे कि वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा, इस तरह से कहा उन्होंने। और इसी बात का वर्णन करती हुई लेखिका कहती है कि कितनी बड़ी विडंबना है ये, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश तो समृद्ध हुआ, लेकिन उसने ही मधुकरी मांग कर जीवन निर्वाह किया है। तो इस प्रकार यह 5वीं स्मृति हो गई लेखिका की। अब वाक्य देखिए, गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाल गए, इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरी का परिधान पहन चुके थे। अंगोचे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। जहां पहुंचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए।
2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? यहाँ तक 5वीं स्मृति। अब देखिए इसका वर्णन क्या कहना चाहती है लेखिका। तो गैरिक निराला जी, गैरिक, गैरिक मतलब, और गेरू, गेरू मतलब केशरिया रंग और भगवा रंग उसे कहते हैं ना, तो ऐसे पूरे, और गैरिक मतलब पूरे केशरिया बन गए थे वे एक दिन, पूरा रंग केशरिया उनका बन गया था, कपड़े ही नहीं बल्कि चेहरे को वगैरह भी गैरिया रंग लग गया था। और ये स्मृति लेखिका के मन में है। एकादश का दिन था और उसी एकादश के दिन गेरुए वस्त्र पहने हुए निराला जी की याद लेखिका के स्मृति में है। वैसे साबुन के पैसे नहीं रहते तो गेरू का रंग मिला तो उस गेरू में उन्होंने अपने कपड़े डाल दिए और ऐसे ही कपड़े पहन लिए, बैरागी बन गए केशरिया रंग के कपड़े पहनकर, और गीत लिखने में रम गए। बस लेखिका इस पर कहती है कि भाई मुझे तो आपने ये गेरुए रंग के कपड़े क्या पहन लिए, मुझे तो लगता है कि बस सिर्फ आपके साबुन के पैसे बचेंगे, क्योंकि अब गेरुए आपके वस्त्र मैले नहीं दिखेंगे, गेरुए वस्त्र पहने पूरे हो गए हैं। और ऐसे लेखिका कहती है कि लेखिका को वे ऐसे लगे गेरुए वस्त्र में जैसे उनके केवल वस्त्र ही नहीं बल्कि पूरा शरीर गैरिक हो गया है, केशरिया बन गया था पूरा। और सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का मानो कोई शिखर हो, ऐसे प्रतीत हो जाते हैं लेखिका के लिए निराला जी। यहाँ पर लेखिका उनके इस अभाव की स्थिति पर लेखिका का एक मार्मिक कथन हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। कितने ही आज बड़े बड़े साहित्यकार जो है उनकी व्यक्तिगत जीवन में कितने अभाव रहे, इतने महान साहित्यिक होने के बावजूद भी उनकी जीवन की व्यथा कैसी थी। और इसी अभाव भरी जिंदगी का मार्मिक वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती है कि क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है। इस प्रकार यहाँ पर गैरिक निराला जी के व्यक्तित्व का परिचय और उसी से संबंधित स्मृति लेखिका ने बता दी। अब अगली स्मृति देखिए। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य है। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। ओठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिंकुड़न नहीं मिल सकती। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग्य
से श्रेष्ठ हो, उनके तीखे व्यंग से विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वे उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए, उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्गत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनकी चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेरकर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है। यहाँ तक देख लीजिए लेखिका क्या कहना चाहती है। युग सृष्टा निराला जी के व्यक्तित्व से हमें परिचित करती है। बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं लेखिका ने उन्हें दी हुई है। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण हैं। उनका विशाल दिल डौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। निराला जी सत्य बालकों जैसे परिवार के सदस्य रहे। अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ और लेखनी कठोर प्रहार करती रही है। निश्चल सद्भाव के जल से भरे बादल की तरह निराला जी विचार से क्रांतदर्शी, आचरण से क्रांतिकारी रहे हैं। सामाजिक विरोध करते रहे लेकिन द्वेष मूलक नहीं पर व्यंग्यात्मक चोट से प्रहार करते रहे हैं। सभी आघातों को हृदय पर झेलते हुए लक्ष्य तक पहुंचने वाले युग सृष्टा साहित्यकार है निराला जी। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमाण पत्र है। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड की उपमा लेखिका उन्हें देती है। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है और उसके मूल्य में न कोई जोड़ सकता है न कोई घटा सकता है। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। अब देखिए अगले बात क्या कह रही है लेखिका। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौह सार घेरा नहीं है।
जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोमपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपने मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सही बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं की चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग स्रष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकूल समुद्र में अस्तित्व होती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं है जिसे अपनी महार्गता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है, वह जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है, उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी, स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्य निष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। अर्थात पारिवारिक परिस्थिति को लेकर उन पर वे बहुत ही जीवन उनका कुछ अलग रहा, इसीलिए परिवार से संबंधित सुख निराला जी को कभी नहीं मिला है। उनके परिवार का कुछ संक्षिप्त परिचय और उनके साहित्य की विशेषता अंत में बताकर लेखिका ने उन्हें युग स्रष्टा निराला जी ऐसा कहा है। तो परिवार का संक्षिप्त परिचय आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। निराला जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के गड़ाकोला नामक गांव के निवासी रहे थे। पिता की नौकरी की असुविधाएं और मान अपमान का परिचय उन्हें आरंभ में ही प्राप्त हुआ। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का बोझ भी उन पर ही पड़ा।
पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ उनकी पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। इसके बाद उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दे पाए। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे केवल निरुपाय दर्शक बनकर देखते रहे। पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। अपनी प्रतिकूल परिस्थिति से कभी हार उन्होंने नहीं मानी। उनके जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत को त्याग कर समझौते का रास्ता कभी नहीं अपनाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता और वही दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के पीछे एक छोटे से कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उनकी यह लीला समाप्त हुई। इस प्रकार परिवार को लेकर भी लेखिका ने यह स्मृति बताई है। तो इस प्रकार हमने ये सारी स्मृतियाँ निराला भाई इस पाठ में महादेवी वर्मा जी के भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सारी स्मृतियों को संस्मरण में लेखिका ने कैसे लिखा यह देखा। मुझे आशा है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस प्रकार पाठ पर का स्वाध्याय आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।